हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा प्राण और प्रकृति के बारे में। यानी हमारा ह्यूमन नेचर जो है वो कितना कांस्टेंट होता है। हम कहते हैं कि भाई हम हमारा नेचर बदल सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम शायद उसको थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं, बट उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। महाभारत सभी ने सुनी होगी, कईयों ने देखी होगी। जो मेरी एज के उन्होंने सबने बी आर चोपड़ा की महाभारत को देखा होगा अच्छे से। महाभारत में जब युद्ध खत्म हो जाता है, सभी कौरव मर जाते हैं। सिर्फ एक ही जो दुर्योधन है वो एक बचता है, वो भी वुंडेड अवस्था में था। और उसके साथ कृपाचार्य, अश्वत्थामा और एक आधा कोई दूसरा एक बचता है। तो इतने ही लोग होते हैं जो बच जाते हैं। बाकी के सब जितने भी हैं वो सब मर जाते हैं कौरव में से। हाँ, एक आधा जो था वो था संजय, धृतराष्ट्र का जो सारथी था, जिसको दिव्य दृष्टि दी गई थी। महाभारत में क्या हो रहा है वो लाइव उसको रिकैप दिया जा रहा था। तो ये दुर्योधन जो है वो बहुत ही मायूस था। तब उसके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया और मैं हार गया, और अब कोई नहीं बचा है। जिसको मैं प्यार करता था उसमें से कोई जिंदा नहीं है। कर्ण जैसा दोस्त तो अब उसके कैसे मिलेगा? ऐसा दोस्त किसी को भी नहीं मिल सकता। तो ये जो चीज़ें उसके पास थी उसको वो लेकर के काफ़ी अफसोस कर रहा था, जो अब उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर और उसके दूसरे चार भाई ढूंढ रहे थे दुर्योधन को कि भाई इसको भी पकड़ो और इसको भी खत्म कर दो, तो युद्ध टोटली खत्म हो जाएगा। अब ये बहुत दुखी था, तो ये एक लेक था, द्वैपायना लेक। वो बहुत ही वुंडेड होता और उसको बॉडी पूरा गर्म होता। तो उसको लगा कि मैं थोड़ा कूल डाउन हो जाऊंगा। तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा को उसने बोला कि मैं ना इनसे लड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं थोड़ा कूल डाउन हो जाऊं, उसके बाद मैं लड़ूंगा जब मेरी शक्ति रिगेन हो जाए तब। तो ये दुर्योधन अपनी गदा को लेकर के लेक में घुस गया और धीरे धीरे लेक जो था वो ठंडा होने लगा। अब ये दुर्योधन को वहां पे जाते कुछ शिकारियों ने देख लिया। तो शिकारी जो थे उन्होंने ये बात पांडवों को बता दी, तो पांडव आ गए वहां पे। अब युधिष्ठिर, धर्मराज का बेटा, उसका नाम युधिष्ठिर। अब सोचो, ये धर्मराज का जो बेटा है वो वहां पे बोलता है कि तू बाहर आ, तेरे को हमको खत्म करना है। तो दुर्योधन ने बोला मैं बाहर नहीं आऊंगा, वो जो भी है तुम ले लो। मुझे अभी ऐसी धरती पे राज नहीं करना जिसमें मेरा कर्ण नहीं है, जिसमें मेरे प्रिय लोग नहीं, मेरे भाई बहन मर गए। मैं ऐसी दुनिया पे राज करके जिसको जिसको मैं चाहता था वो तो सब मर चुके हैं। अब मैं ये ऐसी दुनिया पे राज करके क्या उखाड़ लूंगा? तो युधिष्ठिर जो है उसने बोला नहीं, तेरे को लड़ाई तो करनी पड़ेगी। तूने हमारे इतने सारे तकलीफ दी, हमको ये दिया वो दिया, निकल बाहर, हमको तेरे से बदला लेना, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। और उसको लालच देने के लिए युधिष्ठिर ने वापस एक गैमलिंग की। बोला कि हम 5 भाई है, कि किसी भी एक को चुन ले, वेपन ऑफ चॉइस योर्स। अगर तू एक को भी हरा देगा तो सब राजपाट तेरा। अब ये गैमलर जो होता है वो कैसे दाव लगाता है देखो। अब ये जैसे ही युधिष्ठिर ने बोला तो सब डर गए, इंक्लूडिंग श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भी मौजूद थे। बोला ये तूने क्या कर दिया युधिष्ठिर? तू हमेशा की तरह सबको दाव पे लगा देता है, क्या तेरी बात क्या है? अब ये उसका नेचर था कि उसको गैमलिंग खेलना पसंद था। अब वो धर्म यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्मराज का बेटा किस एंगल से रिस्पॉन्सिबल हुआ ये मुझे नहीं पता, मगर एक बात महाभारत में क्लियर कट दी गई कि आप धर्मराज के बेटे भी हों और अगर आप इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर को काफी साल भुगतना ही पड़ा। वो बाहर था, उसके भाइयों को लेके सब लोग बाहर थे। उसके भाई ने भी इनकी सुनी तो उनको भी भुगतना पड़ा। यानी अगर आप एक इर्रिस्पॉन्सिबल लीडर की बात सुनोगे तो आपका फेट वही होगा जो उसके डिसीजंस होंगे। इसके लिए इर्रिस्पॉन्सिबल लीडर जो होता है उसकी बात सुन के आपका नुकसान हो सकता है। तो लीडर जो है वो सोच समझ के चुने। अगर आपके बड़े भाई कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको, मेरे को लगता है, रोकना चाहिए कि आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जैसे सहदेव था, सहदेव को सब पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है,
लेकिन इनका इतना बड़ा ईगो ये बाकी के चार भाई का कि किसी ने सहदेव को एक बार भी नहीं पूछा कि सहदेव आगे क्या होने वाला है, हमको क्या करना चाहिए। अब अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान हो जो एग्जैक्टली बता सकता है कि आगे क्या होगा, तो ये इंसान की हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मगर इनका ईगो इतना बड़ा कि वो सहदेव को तो कभी उपयोग में लाया ही नहीं। खाली एक बार लाया था जब लाक्षा ग्रह के अंदर उसको पूछा गया था कि दरवाजा कहाँ पे है, तो सहदेव ने बोला यहाँ पे है। तो वो एक जगह पे छोड़ के बाकी कहीं पे भी सहदेव का इस्तेमाल नहीं किया। अब सामने दुर्योधन का नेचर देखो। दुर्योधन का कट्टर दुश्मन कौन पूरी दुनिया में? सिर्फ एक ही इंसान था जो वर्दी इनफ था कि वो दुर्योधन का दुश्मन बने, सिर्फ एक, और उसका नाम था भीम। इसने बोला बाकी सब तेल लगाने जाओ, मैं तो भीम से ही लड़ूंगा। अरे नकुल को मार देता, सहदेव को मार देता, अर्जुन के पिछवाड़े में गदा डाल देता, तो भी तू जीत जाता। लेकिन नहीं, नेचर देखो आदमी का, मारूंगा तो मैं भीम को ही मारूंगा। तो उसने चुना भीम को, निकला बाहर। उसके बाद कृष्ण ने इशारा किया कि ये तो पूरा वज्र का बन चुका, अगर इसको मारना है तो इसकी जांघों पे मारो। तो कभी कभी सही रिजल्ट लाने के लिए गलत दावपेच भी खेलने पड़ते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आप एक इनविंसिबल इंसान को हराने के लिए उसकी दुखती रग आपको जाननी पड़ेगी। जैसे भगवान श्री राम में के समय पे उसने अपनी नाभि पे, रावण की नाभि पे मारा जहाँ पे अमृत था और वो मर गया। और सिमिलरली इसने दुर्योधन को जांग पे मारने बोला जिससे वो टूट जाए उसकी जांग। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंसान जब मरेगा ना तभी उसका नेचर खत्म हो जाएगा, तब तक उसका नेचर चेंज नहीं होने वाला है। वो कुछ भी कर ले, उसको ईर्ष्या होगी तो ईर्ष्या होती रहेगी, इनसिक्योर होगा तो इनसिक्योरिटी में रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पावर होने के बाद थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, बट मूलतः वो उसका नेचर को चेंज नहीं करता। और सबसे मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैंने महाभारत से देखा था, वो महाभारत एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। रियल घटना भी हुई हो सकती है, मुझे नहीं पता, मगर उसमें क्लियर कट एक चीज सीखने मिलती है कि भाई अगर आप धर्म करोगे तो आपके साथ बुरा कम होगा, अगर आप अधर्म करोगे तो आपके साथ डेफिनेटली बुरा होगा। धर्म का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखोगे तो आपको कम तकलीफ आएगी, अगर आप इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखोगे तो आपको बहुत तकलीफ आएगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। आज आपके घर में से कोई एक इंसान सोसाइटी के लिए खराब साबित होता है तो उसको रोकने का काम किसका? उसके फैमिली का। अगर हम हमारे नज़दीकी को नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? इसको बोलते हैं धर्म निभाना अपना, कि भाई तू ये गलत कर रहा है, मैं तुझे रोकने का धर्म निभा रहा हूँ। अगर हर एक इंसान ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और अपने ही नज़दीकी वाले लोगों को रोकना उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे माँ अपने बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको रोकती है गलत काम करते समय, जो माँ को लगता है सही नहीं तो रोकती है माँ, वैसे अगर हर एक इंसान अपने दोस्तों को जहाँ पे उनको लगता है गलत कर रहे हैं और रोकें, ट्राई करें उनको रोकने का, तो रिस्पॉन्सिबल लोग बढ़ेंगे समाज में। और जब समाज में रिस्पॉन्सिबल लोग बढ़ते हैं ना, तो समाज तंदुरुस्त होता है, मेंटली, फिजिकली, हर एक तरीके से। तो तंदुरुस्त समाज के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग उस समाज में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ अगर अब देखा जाए आज के डेट में, तो पुलिस, तो आपको पता है भाई, पुलिस स्टेशन में जाओ, एक एफआईआर लिखने में नाक में दम हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ में रोड़े, और एफआईआर तो ठीक है, होने के बाद जब वो मैटर कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे तो सालों साल लग जाते हैं, आपको तारीखें मिलती हैं, कभी कभी तो लगता है मैंने क्यों कंप्लेंट की। ओके, 10 साल 15 साल निकल जाता है, तब जाके हियरिंग होती है। हियरिंग होने के बाद नेक्स्ट कोर्ट, उससे बड़ा सुपीरियर कोर्ट, उससे बड़ा, एंड नहीं है इतना आसानी से। तो ये जो है ये अधर्म नहीं है तो क्या है? ये जो हो रहा है इसको हम धर्म कैसे बोल सकते हैं, और ये अधर्म क्यों हो रहा है? अगर आप देखो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, ज़्यादातर, मैं जनरलाइज बात नहीं करना चाहता, बट ज़्यादातर क्या ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? आप पासपोर्ट ऑफिस में जाओ, टाटा जो संचालित करता है, फटाफट आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है 2 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर, तत्काल लिया तो 2 दिन में। तो उनकी एफिशिएंसी देखो काम करने की, और किसी सरकारी डिपार्टमेंट में देखो, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ गया उससे, तो हमारा समाज सही दिशा पे जा रहा है धीरे धीरे, बट
समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज के लोग रिस्पॉन्सिबल रहें। हम कहते हैं ना, पेट्रियोटिज्म होना चाहिए। पेट्रियोटिज्म इंसानों में तब बढ़ेगा जब रिस्पॉन्सिबल लोग ज़्यादा हो उस समाज में। क्योंकि देखो, आप आपकी माँ को क्यों पसंद करेंगे? अगर आपकी माँ आपका ध्यान रखती है, आप बड़ा होने तक आपका पूरा उसने ख्याल रखा होता है, तो आप आपकी माँ का डेफिनेटली ख्याल भी रखते हो और आपको आपकी माँ से प्यार होता है। मगर अगर ऐसा सीन होता है कि भाई आपकी माँ ने बचपन से ही आपको किधर भी ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे लोग को अपनी माँ से प्यार कैसे रहेगा? तो ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में भी हैं जिनको मातृ प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई समझो नॉर्थ ईस्ट का है, उसको हमेशा लोग चिंगी बुलाते हैं, कुछ और बुलाते हैं, उसको एक टाइप का रेसिस्ट रिमार्क करते हैं, ठीक है। फिर साउथ इंडियन वाला तो उसको कल्ला बुलाते हैं या मद्रासी बुलाते हैं, ठीक है। अभी कई लोग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह, वो पंजाब के थे, किसी ने नहीं बोला कि अरे ये तुम्हारा पंजाब का प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो शायद यूपी से थे, जन्मभूमि यूपी थी, मगर किसी ने नहीं बोला कि यूपी का भैया जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो कहने का मतलब, आप एक प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की तरह से ही एड्रेस करोगे ना। तो जब आप जनरलाइज करोगे, रेसिस्ट रिमार्क डालोगे, तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई कम्युनिटी ज़्यादा कमा सकती है, उसके पास दिमाग है, तो आप उसको रेसिस्ट रिमार्क देके क्या कर लोगे? अभी ये चीज़ के कारण से इंटीग्रिटी टूटती है। और यहाँ पे हमको सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम ऐसा होते हुए देखें तो उसको रोकें, और हम खुद भी ऐसा ना करें, हम कंट्रोल करें अपने आप को, मजाक में भी ऐसा ना करें कि कोई किसी को चाइनीज़ बोल दिया, अरे उसको तुम चाइनीज़ बोल रहे हो, तुम खुद बोल रहे हो कि तू इंडिया का नहीं है, ये भी तो गलत है। ये सेम चीज़ जो है, ये हर एक इंसान को लागू होती है हमारे इंडिया की। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम निभाएंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक, उसके बाद आगे वाला क्या करता है उसका प्रॉब्लम है। अभी हम बोलते हैं कि बाकी के कंट्रीज ज़्यादा अच्छे हैं, यूएसए बहुत अच्छा है। नॉट नेसेसरी, आप वहाँ पे रहे नहीं हो, आपको पता नहीं। आप वहाँ पे रहने जाओ, खुद दिन दहाड़े आपको कोई ग्लॉक आपके सर पे लगा के आपको लूट लेगा, क्या उखाड़ लोगे आप? एक छोटा बच्चा, 19-20 साल का बच्चा हाथ में बंदूक लेके सब 20-25 छोटे बच्चों को मार देता है, क्या कर लोगे आप? ये वहाँ पे होता ही है, हर हफ्ते एक आधा बार ऐसा इंसिडेंट्स होता है। हमारे इंडिया में कम से कम ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे अगर आपको नॉर्मल दवाई लेनी है, वो दवाई लेने जाओ तो प्रिस्क्रिप्शन लगेगा $200, डॉक्टर ले लेता है प्रिस्क्रिप्शन देने की, दवाई $100 की, जो दवाई की कीमत यहाँ पे 35-40 रुपए है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया बहुत बेटर है हर एक चीज़ से, हमारी संस्कृति भी बहुत बेटर, लेकिन उसका जो पोर्ट्रे किया है ना जिस हिसाब से पूरा, खैर उसके बारे में तो बात करके कोई मतलब नहीं। बट एक ही बात है कि कम से कम हम अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि रिस्पॉन्सिबल बने, एटलीस्ट इट्स बिगिंस एट होम, और धीरे धीरे उसका असर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड हैव अ नाइस डे।